हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कंसंट्रेशन और प्रेशर पे। दूसरा होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा होता है टेम्परेचर पे। चौथा होता है लाइट। और पांचवा होता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो पहला होता है कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, या फिर कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। हायर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लीड्स टू द हायर चांसेस ऑफ कोलिजन। देखो क्या होगा एक्चुअल में। अब ऐसा है कि हमारे पास ये मान लेते हैं कंटेनर है, इसमें हमने कुछ रिएक्टेंट ए और बी को मिलाया हुआ। ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं। ए के जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और बी के जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे बेटे, उतने ही कोलिजन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा कोलिजन्स की होने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हायर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन होने से ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा कोलिजन से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर, मतलब जो इसी में हमने यूज कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेशर। प्रेशर में क्या देखिए, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, अगर हम क्या कर दें, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें ये है मॉलिक्यूल्स ये। अब अगर हम इस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स और नजदीक आ जाएंगे, ये नजदीक नजदीक आ जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो पास आने से क्या होगा बेटे, पास आने से इनमें कोलिजन्स फास्ट हो जाएगा, ज्यादा कोलिजन्स हो जाएंगे। तो अगर हम प्रेशर को भी बढ़ा दे रहे हैं तो कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और इसमें हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे हमारे पास ये था चारकोल था, या फिर जो ये कोल था, ये पहले सॉलिड फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। अभी हमने उसको बना दिया पाउडर फॉर्म में। क्या बना दिया? पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म में बनाने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर, अभी इसमें मुझे शुगर ऐड करनी है। क्या करनी है? शुगर ऐड किया करनी है। तो मैंने एक स्पून लिया, टेबल स्पून लिया शुगर का, और हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, दूसरा हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या किया, जो शुगर है वो पाउडर फॉर्म में डाला। किसमें डाला? पाउडर फॉर्म में डाला। तो जो ये वाला जो है, जो पाउडर फॉर्म वाला है, ये क्या होगा, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो पाउडर फॉर्म वाला है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है शुगर का, मान लेते हैं चीनी का जैसा एक दाना होता है ये। ठीक है, अभी अगर आप देखिए, अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो पानी में अभी कितने सर्फेसेस हैं कांटेक्ट में? 6 सर्फेसेस होंगे। कितने सर्फेसेस होंगे? 6 सर्फेसेस होंगे। अभी पूरा का पूरा एक साथ तो डिसॉल्व नहीं होगा, पहले ऊपर वाला सर्फेस डिसॉल्व होगा, ऊपर वाला सर्फेस डिसॉल्व होगा ये, उसके बाद अंदर वाला होगा। लेकिन अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में बना दूं, तो पाउडर फॉर्म में अगर सपोज करो कि मैंने इसके 8 क्यूब्स बना दिए। क्या बना दिए? 8 क्यूब्स बना दिए। मतलब जो ये बड़ा क्यूब था, इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके 8 क्यूब्स बना दिए। अब 8 क्यूब्स बनाने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, जल्दी, मतलब जो रिएक्शन है वो क्या होगा, फास्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने 8 क्यूब्स बना दिए तो 8 क्यूब्स का मतलब कितने सरफेस एरियाज हो जाएंगे टोटल? जैसे एक क्यूब में तो 6 हो रहे थे, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो 48 सर्फेसेस हो जाएंगे। तो सेम टाइम पे 48 सर्फेसेस हैं वाटर के कांटेक्ट में, जिसकी वजह से यहां पे ये जल्दी डिसॉल्व होगा, पाउडर फॉर्म में जल्दी डिसॉल्व होगा। जबकि सॉलिड फॉर्म में जो रिएक्शन था या फिर जो डिसोल्यूशन था वो इतनी आसानी से या जल्दी नहीं हो पा रहा था। ओके, चलिए अगला देखते हैं टेम्परेचर।
देखिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपस में कोलिजन कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें बेटे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब कोलिजन्स होना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कोलिजन होना इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोलिजन जितना जल्दी, जितना फास्ट कोलिजन होगा उतनी ही जल्दी क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या होगा बेटे? ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो कोलिजन का टाइम है, अभी जैसे मान लेते हैं कि ये आपस में कोलिजन कर रहे थे, ठीक है, अब हमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनमें अभी भी कोलिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ये कैसा है? ये कम लग रहा है। यहाँ पे पहले थोड़ा टाइम ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अब यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, तो कम टाइम लगने की वजह से क्या होगा बेटे? ज्यादा कोलिजन्स होंगे। यहाँ पे कम टाइम लग रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा कोलिजन्स होंगे। ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो रिएक्शन भी फास्ट होगा। ठीक है, मोर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोर वायलेंट कोलिजन। मोर कोलिजन आर सक्सेसफुल एट हायर टेम्परेचर देन एट लोअर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जा रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, डबल या फिर ट्रिपल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। सपोज करो कि मान लेते हैं हमारे पास टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आर है, मान लेते हैं कितना है रेट ऑफ रिएक्शन आर। अब अगर मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो 10 डिग्री बढ़ा दिया इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जनरली डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरली डबल हो जाएगा। तो पहले रिएक्शन जितना था अब रिएक्शन दुगनी रेट से होगा, स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इसका पता कैसे चलेगा या फिर कितना आएगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअल में होता क्या है बेटा? देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे? T+10 पे, और अपॉन में रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T पे। सपोज करो कि T की वैल्यू कितनी है? वही 15 डिग्री हमने लिया कि 15 डिग्री पे रेट कांस्टेंट था के, कितना था के। अब अगर हम 10 डिग्री बढ़ा दें तो 10 डिग्री बढ़ाने पर टेम्परेचर कितना जाएगा? 25। तो 25 पे रेट कांस्टेंट कितना जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये के डैश लिख लेते हैं या चेंज हो जाएगा। अब 25 डिग्री पे रेट कांस्टेंट कितना है अपॉन 15 डिग्री पे रेट कांस्टेंट कितना है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो टर्म मिलेगा ये क्या मिलेगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट मिलेगा। क्या मिलेगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बेटे? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे? T+10 डिग्री पे अपॉन रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री पे, मतलब टी टेम्परेचर पे। तो टी टेम्परेचर पे जितना रेट कांस्टेंट है और ऊपर क्या रखना है हमने कि T+10, मतलब जब 10 डिग्री हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट कितना है ये हमने यहां पुट करना है। ओके, तो ये हमें क्या देता है? रेट कांस्टेंट देता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट देता है। तो कुछ एमसीक्यू करते हैं। कह रहे हैं एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्शन गोज स्लो, फास्ट, नो डिफरेंस, ऑल ऑफ दीज। तो देखो हमने अभी सीखा कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन क्या जाती है? फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाने पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, इस वजह से रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, अगला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। भैया ये तो गलत बात है। ठीक है, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर अफेक्ट्स रेट बिकॉज। कह रहा है कि टेम्परेचर रेट को इफेक्ट करता है। क्यों? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। क्यों?
तो पहला है रिएक्शन चेंजेस, मॉलिक्यूल्स गेट मोर एनर्जी, एनर्जी डिक्रीजेस और नन ऑफ दीज। तो देखो अभी हमने सीखा कि भैया अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, मॉलिक्यूल्स गेट मोर एनर्जी, मोर एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अगला है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, साइज ऑफ वेसल एंड ऑल ऑफ दीज। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो काइनेटिक रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा इंक्रीज करती है। ठीक है, अगला है एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभी बताया कि भैया जब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाती है बेटे, डबल हो जाती है। क्या जाती है, डबल होती है। जनरली हमने जनरल बोला है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है आर्रीनेस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आर्रीनेस इक्वेशन। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्रीनेस इक्वेशन, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंडेंट होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंडेंट होती है, ये हमें पता चलता है। इसका डिस्कशन हम करते हैं क्या, आर्रीनेस इक्वेशन में। किसमें, आर्रीनेस इक्वेशन। अब ये आर्रीनेस इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो देखिए जो ये साइंटिस्ट है आर्रीनेस, इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया और वो रिलेशन ये कुछ है। ठीक है, यहां पे जो टर्म्स हैं ये क्या क्या हैं, ये जो टर्म्स हैं ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे के रेट कांस्टेंट है। ठीक है, आपने के पढ़ा था ना रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम पे के। ठीक है, तो ये के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ई ए क्या होता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। आर होता है बेटा गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हम जो टेम्परेचर रखेंगे बेटा ये किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। तो यहाँ पे टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगला ए क्या है, ए यहाँ पे बेटे आरएनएस फैक्टर भी होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी होता है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो जो ये ए है इसके ये तीनों नाम है, आरएनएस फैक्टर भी है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आरएनएस इक्वेशन। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि ये आरएनएस इक्वेशन किस चीज को बताता है, आरएनएस इक्वेशन बताता है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये हमारे पास आरएनएस इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा इस इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड में भी कितना हो जाएगा, लॉग के, राइट साइड में क्या आएगा, लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब यहां पे हमने क्या यूज किया, देखिए अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लेता हूं तो यहां भी लॉग ले लिया हमने राइट साइड, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, ए ई माइनस ई ए बाई आर टी होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब यहां पे प्रॉपर्टी लग रही है भैया लॉग की, किसकी प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग की। तो लॉग अगर आपके पास ए बी गिवन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास लॉग ए बी गिवन है तो हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। तो लॉग ये था ए और ये पूरा टर्म क्या कह दिया हमने, बी। ठीक है, तो ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे एक और प्रॉपर्टी यूज की हमने लॉग की। कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर लॉग ए की पावर एन है तो ये एन को हम आगे निकाल लेंगे, बचेगा क्या, लॉग ए। ठीक है, ये हमने एन को क्या कर दिया बेटे, आगे निकाल लिया, बचा क्या, लॉग ए बचा। ठीक है, तो यहां पे ये जो पावर थी इसको हमने आगे निकाल लिया, बचा क्या, लॉग ई ई। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे कि जो लॉग ई है और ये ई, तो जब ये दोनों टर्म्स सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है,
1 हो जाती है। जब ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो हमने देखो यहां से इसको 1 लिखा और ये जो पीछे वाला टर्म है इसको आगे की तरफ लिख दिया। जो ये पीछे की तरफ टर्म लिखा हुआ इसको आगे की तरफ लिखा तो कितना आया माइनस ई ए बाई आर, और ये जो 1/t था उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया और साथ में प्लस लॉग ई ए। ठीक है, अब ये हमने इस फॉर्मेट में क्यों करी है इक्वेशन, मतलब जो ये था इसको, ये तो ऐसे ही था, इसकी वैल्यू हमने बताया 1 हो गया तो ये ई ए बाई आर ये हमने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया और 1/t बचा, ये हमने आगे की तरफ रखा और ये पीछे। यहाँ पे एक्चुअल में हमने यहाँ पे इसको ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि भैया हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस किस के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाना है जो किस किस के बीच में बनाना है, हमें रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में बनाना है। किसके बीच में बनाना है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। तो मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल्स आ जाएं, एक तो रेट कांस्टेंट का टर्म और दूसरा किसका आ जाए, टेम्परेचर का टर्म। तो यहां पे रेट कांस्टेंट का टर्म भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये जो लॉग ई के है, मतलब जो लॉग के है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो एम है ये किसको, मतलब ये स्लोप होता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ई ए बाई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वह ये 1/t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और प्लस सी, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ये लॉग ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रखी है बेटा, ये किसकी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए हमें ग्राफ बनाना है तो लॉग के वर्सेस 1/t के, तो ध्यान रखना लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है, खाली t के बीच में नहीं बना रहा है, हम 1/t के बीच में बना रहे हैं ग्राफ। ठीक है, तो हम y एक्सेस पे प्लॉट करेंगे log k को और x एक्सेस पे हम प्लॉट करेंगे किसको बेटे, 1/t को। अब ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन बना हुआ बेटा ये किस चीज का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और इक्वेशन है क्या, log e k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर, और ये हो गया 1/t और log a। ये है, ये हमारे पास इक्वेशन। अब यहां पे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें इंटरसेप्ट कितना है, log a। तो भैया जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है इंटरसेप्ट log a होता है, और यहां पे जो स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है बेटे, नेगेटिव स्लोप। तो जो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे स्लोप नेगेटिव है और ये वाई एक्सेस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट log a पे कट, मतलब log a पे कट कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका स्लोप है वो क्या दे रहा है, माइनस ई ए बाई आर दे रहा है, और इसका जो इंटरसेप्ट है ये क्या है, log a इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसका स्लोप ये हो गया है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को बोला जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस आर इंटू स्लोप ऑफ द ग्राफ। मतलब इस ग्राफ का स्लोप को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगर हमें दूसरा ग्राफ बनाना, किसके बीच में ग्राफ बनाना हो, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बनाना, तो देखो किस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। देखिए शुरुआत में हमारे पास रिएक्टेंट है और हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो इसके लिए हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है इसके पास कुछ एनर्जी है, क्या है, इसके पास कुछ एनर्जी है, और रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इसकी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और फाइनली जब रिएक्शन हो जाएगा तो प्रोडक्ट जब बनेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटे कॉम्प्लेक्स कहलाता है, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो इस चीज को समझते हैं जरा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास है A2, सपोज करो हमारे पास A2 है और हमारे पास है B2, हमें बनाना है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी 2AB, क्या होगी रिएक्शन 2AB। अब ये जो रिएक्शन है ये 2AB होगी तो वो किस तरीके से होगी, अच्छा एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, जब रिएक्शन होती है तो जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं, और जो नए बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये जो है ये इस तरीके से है ऐसा, और ये बी है ऐसा।
अब क्या होगा, रिएक्शन होगा तो हमें 2AB बनाना, तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में बॉन्ड बना तो ये धीरे धीरे ये पुराना वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट होंगे और ये नया वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। तो ये जो टाइम ये जो बन रखा है ये हमारे पास, ये क्या है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब जब तक पुराना बॉन्ड टूटा नहीं, नया बॉन्ड बना नहीं, तो जब एक फेज ऐसा आता है जिसमें पुराना बॉन्ड वीक पड़ रहा होता है और नया बॉन्ड बन रहा होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसे ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी थी। ठीक है, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी थी और उसे रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। किसमें कन्वर्ट होना है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो क्या होगा कि भैया ये जो एनर्जी बैरियर है, ये जो यहाँ पे इतनी, तो रिएक्टेंट को कम से कम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतनी एनर्जी की जरूरत है कि वो यहां से यहां जा सके, मतलब प्रोडक्ट फेज में जा सके। तो रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटे, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आपसे पूछेंगे कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को, जिसकी जरूरत रिएक्टेंट को होती है कि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसे कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। क्या है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। देखिए अभी हमने सीखा कि भैया अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्या जाता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसमें अब हम सीखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, उन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट कितना कितना होता है। अभी हमारे पास आर्डिनस इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, हमने दोनों साइड में लॉग लिया तो बना क्या, लॉग ई लॉग के और लॉग ए प्लस लॉग ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये अभी हम पीछे भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये सेम वैसा ही है। इसमें हमने ये जो पावर थी इसे आगे ले आए, बचा क्या, लॉग ई बचा। लॉग ई की वैल्यू कितनी बताई थी भैया, लॉग ई की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब आगे चीज समझेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास लॉग गिवन है ये क्या है, ई के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में है, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, वो ई है। और बेस ई को क्या बताया बेटा कि बेस ई क्या कहलाता है, बेस ई कहलाता है आपका नेचुरल लॉग। क्या कहलाता है, नेचुरल लॉग कहलाता है बेस ई। बात समझ रहे हैं आप, क्या कहलाता है, नेचुरल लॉग कहलाता है। अब जब ये नेचुरल लॉग है, हमें इसका लॉग को कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमें लॉग को कन्वर्ट करना है। तो लॉग को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फैक्टर होता है 2.303 लॉग के। तो यहाँ पे भी हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड में भी हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखो पहले वाले स्टेप में बेस में ई लिखा हुआ है, लेकिन अभी बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 10 है। ठीक है, तो बचा क्या है, ई ए बाई आर टी, और लॉग ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग के इज इक्वल्स टू, ये हमने 2.303 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो हमें क्या मिला, ई ए बाई 2.303 आर टी। पूरा ये जो 2.303 से पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर T1 होता है, क्या होता है, अगर टेम्परेचर T1 होता है तो हमारे और उस टाइम पे रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K1। टेम्परेचर T1 है, रेट कांस्टेंट कितना है, K1, और इक्वेशन बनेगी ये log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1। अभी अगर टेम्परेचर T2 हो जाए तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K2। टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया है, रेट कांस्टेंट कितना हुआ है, K2 हो गया। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन बन जाएगा log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2। ठीक है, तो ये दो, अच्छा ये जो यहाँ पे हमने ये जो लिखा हुआ रिएक्शन, सेम रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हम इस पहले वाले को कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये क्या है, इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं और इसे हम 2 कहते हैं। और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन
1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, log k2 माइनस log k1 इज इक्वल्स टू ये बनेगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर यहां पे देखो तो यहां पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या है कि log a माइनस log b है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log a बाई b लिख सकते हैं। और यहां पे हम बाकी टर्म्स को, जो कॉमन टर्म्स होंगे उन्हें बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, log k2 बाई k1। और यहां पे हमने क्या निकाला कॉमन, ea बाई 2.303 r, अंदर कितना बचेगा 1 बाई t2, मतलब माइनस में 1 बाई t2 प्लस 1 बाई t1। ठीक है, तो उनको हमने रीअरेंज करके लिख लिया 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया, क्या किस चीज का है कि रेट कांस्टेंट, क्या बेटे, रेट कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कितना होता है, उसके बीच में रिलेशन बन गया। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर T2 की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, तो T2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो K2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटे, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, T2 की अगर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ओके, चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following equation gives the relation between rate constant and collision frequency, मतलब कौन सी इक्वेशन बताती है किस किस के बीच में टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन बताती है। भैया वो तो बताता है क्या, आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन कौन सा है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो सारे टर्म्स हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। देखो के सभी में कॉमन है, ए सभी में कॉमन है, यहाँ ई सभी में कॉमन है, लेकिन जो अंतर है वो किस चीज में है, ऊपर लिखा हुआ माइनस ई ए बाई आर टी, दूसरे वाले में लिखा है ई ए बाई आर टी, तीसरे वाले में लिखा है माइनस आर टी बाई ई ए। अगर बेटा अगर आपको इक्वेशन याद नहीं होगी तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भैया ये देखिए सारे टर्म्स मिलते जुलते हैं, इसलिए ध्यान से याद करना है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, आंसर है हमारा पहला। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ obtained when we plot log k वर्सेस 1 by t। तो log k वर्सेस 1 by t का जो ग्राफ होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा उसके लिए तो पहले आपको इक्वेशन भी याद हो, और बेटर है कि अगर आप उस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में याद करते हो तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो किस चीज को देता है, ये देता है ई ए बाई आर को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट किस चीज को, मतलब ये जो हमने ग्राफ बनाया वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, तो वो log 1 पे कट करता है। ठीक है, चलिए अगला है, इन द इक्वेशन विच रिलेट्स के ऑफ के एट टू डिफरेंट टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज हायर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, के दिया हुआ है, मतलब रेट कांस्टेंट गिवन है, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, किस पे गिवन है, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे गिवन है। तो कह रहे हैं कि इसमें हायर किसको लेते हैं, तो हायर तो वैसे दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, तो लेकिन हम T2 को लेते हैं। तो जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था वहां पे T2 की वैल्यू क्या थी, ज्यादा लिखी हुई थी। तो वैसे होने को दोनों हो सकते हैं, लेकिन T2 की वैल्यू हमने ज्यादा बोली थी। ठीक है, आगे है आरएनएस इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है, अब आरएनएस इक्वेशन को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ और चीजें समझेंगे, कुछ चीज देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस द रिएक्शन रिक्वायर्स सर्टेन एनर्जी टू गेट एक्टिवेट। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट के पास क्या होनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, कुछ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए, एक्टिवेट होने के लिए। इस एनर्जी को कहते हैं बेटा हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। अब जैसे H2I2 था यहाँ पे हमारे पास, और प्रोडक्ट क्या था, 2HI था। अब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा कि बेटे जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। रिएक्शन करने के लिए उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी बेटे, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगी, और जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब रिएक्शन को करने के लिए जितनी एनर्जी, रिएक्टेंट को कितनी मतलब जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को करने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है,
अब रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास जितनी एनर्जी है, वो कहलाता है डेल्टा एच। क्या कहलाता है वो? डेल्टा एच कहलाता है। आगे, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीशीज डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो रिएक्शन हो रही होती है उसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं, उन सभी के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका बिहेवियर, क्योंकि सबके पास भैया सेम काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। जब सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तो जो बोल्ट्जमैन है और मैक्सवेल है, इन्होंने सजेस्ट किया कि भैया जो कोलिजन के लिए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहे बोल्ट्जमैन और ये रहे मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, तो मॉलिक्यूलर एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी ग्राफ बना रहे हैं हम, किसके इसके बीच में? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके बीच में बना रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो ये है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कि ये देखो, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी बेटा? मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होनी चाहिए उसे बोलते हैं क्या? प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये है, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। अब यहां पे जो ये शेडेड पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। मतलब इफेक्टिव कोलिजन, अब रिएक्शन होना है तो रिएक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है? कोलिजन होना जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कोलिजन्स इफेक्टिव हो। मतलब इफेक्टिव का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्शन, सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट बने ही बने। जिन कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा उनको बोलते हैं हम क्या? उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये T1 टेम्परेचर पे था। अभी अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, पहले तो ये देखो T1 टेम्परेचर पे था, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें, बढ़ा दें, तो टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होगा? यही ग्राफ बनेगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ये शेडेड पार्ट था, पहले जो शेडेड पार्ट था पहले तो कम था, अभी क्या होगा? T2 टेम्परेचर पे शेडेड पार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखो, शेडेड पार्ट ज्यादा हो गया। इसका मतलब हुआ क्या एक्चुअल में ये हुआ कि जब टेम्परेचर T1 था उस टाइम पे कोलिजन्स क्या हो रहे थे? कम। कोलिजन्स ये थे इफेक्टिव कोलिजन। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। क्या हो गया बेटे? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या जा रहे हैं? बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पार्ट 2, मतलब अभी हमने कुछ फैक्टर्स, रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े या फिर कुछ फैक्टर्स पढ़े। अब बाकी बचे हुए फैक्टर्स देख लेते हैं। अगला फैक्टर है भैया लाइट। ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन रेडिएशन। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या हो जाता है? लाइट की वजह से इंक्रीज कर जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर लाइट नहीं है तब वहां पे जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा। कैसा होगा बेटे? स्लो होगा। लेकिन जैसे ही लाइट आएगी, लाइट आने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटे? रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब जैसे ये पुराने टाइम पे जो फोटोग्राफी होती थी उसमें भी क्या होता था? लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था। ठीक है, चलिए अगला है कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट क्या होता है बेटे? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं और या फिर अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। मतलब जो उनका जो भी कंसंट्रेशन होगा या फिर जो जैसा भी होगा रिएक्टेंट के बाद भी हमें कैटलिस्ट वैसा ही मिलेगा। ठीक है, अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब
ये जो कैटलिस्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। वैसे क्या होगा कि रिएक्शन जब होगा तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी होनी चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी, या तो हम एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देते हैं या फिर हम दूसरा क्या काम करेंगे कि रिएक्शन के लिए हम एक ऑल्टरनेट पाथ बना देते हैं। तो ऑल्टरनेट, तो जनरली जो कैटलिस्ट होता है ये क्या प्रोवाइड करता है बेटे, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जैसे समझते हैं इसको, यहाँ पे हम एक ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिएक्टेंट बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया और इनके बीच में ग्राफ बना दिया। तो देखिए रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, और रिएक्टेंट को होने के लिए, मतलब रिएक्शन को होने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। क्या है बेटे, इतनी एनर्जी की जरूरत है रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो या तो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी हो जाए, ठीक है, या तो रिएक्टेंट के पास क्या होगा बेटे, इतनी एनर्जी हो जाए, या फिर हम क्या करें, या फिर हम पाथ ही प्रोवाइड चेंज कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक इस तरीके से हमने शो किया हुआ है, जैसे ये एक साइक्लिस्ट है। ठीक है, ये अभी हम क्या कह दे रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है, अब इसे प्रोडक्ट बनना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होगा कि इसको रिएक्शन करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा और धीरे धीरे हम वो पहुंच जाएगा कहां पे, प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कि जो ये साइक्लिस्ट है इसके पास क्या होनी चाहिए, ये अपनी एनर्जी बढ़ा दे। क्या कर दे, बढ़ा दे। जैसे पहाड़ पे चढ़ा है भैया ये, तो जैसे पहाड़ पे चढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से उसे पैडलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने ज्यादा पैडलिंग करेगा उतनी ही फास्ट से वो क्या होगा, माउंटेन को क्लाइंब कर पाएगा। अब या तो अब हम दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे कि अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें, कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट प्रोवाइड कर देगा एक अल्टरनेट पाथ। तो अभी देखो पहले वाले में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी। हाँ, पहले वाले में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, ये थी एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरे वाले में कितनी थी, ये थी। बात समझ रहे हो कि ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी क्या किया, जो साइक्लिस्ट होगा वो अभी क्या करेगा बेटे, अभी शॉर्टकट ले लेगा। क्या करेगा, शॉर्टकट लेगा। ठीक है, तो यहां पे रिएक्टेंट था, अब देखो यहां पे गया, ये शॉर्ट पार्ट से गया, दूसरे पार्ट से गया और फाइनली बन गया क्या, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट ने क्या किया, सॉरी जो कैटलिस्ट है उसने क्या किया, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया। ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने से क्या होगा कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है वो पहले ज्यादा थी। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, और जब हमने कैटलिस्ट को यूज किया तो कैटलिस्ट के यूज करने के बाद क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई इसलिए रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है, चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। पहला है, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट लोअर पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड नन ऑफ दीज। तो ये कैटलिस्ट यूज करने से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। किसको यूज करने से, कैटलिस्ट को यूज करने से। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कौन ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।